सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, वो भी ऑफिशियल जो पीडीएफ है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, उसकी पीडीएफ से ऊपर जो है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो वहाँ पर भी मैंने आपको कहा था, यहाँ पर भी आपको मैंने कहा था कि सेक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। इतनी ज़्यादा सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते क्योंकि सेक्शंस जो हैं काफ़ी सारी होती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में टोटल सेक्शंस जो हैं वो लगभग 103 सेक्शंस है। तो 103 सेक्शंस को याद करना जो है एक इम्पॉसिबल जो है चीज़ होती है। इसलिए आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है याद करनी है, लेकिन पार्ट्स आपको इसके जो हैं वो सारे ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि पार्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं काफ़ी। ठीक है, और पार्ट्स की बात करें तो टोटल 14 पार्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हैं, जिसमें जो है मैंने सारे ही 14 के 14 पार्ट जो है मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऑल्दो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चलोगे तो आपको शेड्यूल्स भी कुछ मिलते हैं। आपको 5 शेड्यूल जो हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर मिलते हैं, और 5 शेड्यूल किस किस चीज़ से डील करते हैं वो भी मैंने जो है यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, तो आप यहाँ से देखकर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। शेड्यूल 1 की बात करें तो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी जम्मू कश्मीर यूटी के मेंबर जो राज्यसभा में कौन कौन से होंगे, ये उसके साथ जो है फर्स्ट शेड्यूल डील करता है। सेकंड शेड्यूल की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख की यूटी के कौन से मेंबर जो कि पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में जाकर बैठेंगे वहाँ पर, ये सेकंड शेड्यूल उसके साथ डील करता है। थर्ड शेड्यूल की बात करोगे तो जेके यूटी की जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, जहाँ पर असेंबली इलेक्शन होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें, ये थर्ड शेड्यूल उसके साथ डील करता है। और फोर्थ शेड्यूल जो है वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन जो है, यानी जो भी मिनिस्टर सिलेक्ट होंगे, जो भी एमएलए सिलेक्ट होंगे, वो किस तरह की ओथ जो है लेंगे, वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर आती हैं। और फिफ्थ शेड्यूल में अगर आपको पता है कि पहले काफ़ी सारे सेंट्रल लॉज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन 370 टूटने के बाद और फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद काफ़ी सारे अब सेंट्रल जो है कानून जो हैं जो कि जम्मू कश्मीर पर अब लागू होने वाले हैं। तो ये फिफ्थ शेड्यूल उन सभी सेंट्रल लॉज की लिस्ट के साथ डील करता है जो कि जम्मू कश्मीर पर अब एप्लीकेबल हो चुके हैं। और कुछ पुराने लॉज जो कि जम्मू कश्मीर में पहले थे और अगर वो वहीं रहेंगे तो वो भी काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो इसके बीच हैं। ठीक है, तो पीडीएफ है, पीडीएफ में हम देखेंगे काफ़ी सारे लॉज हैं, आपके इतने ज़्यादा वैसे काम के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर डायरेक्ट। तो यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ जो है वो आपकी यहाँ पर आपके सामने है, भारत का राजपथ। ठीक है, इंडिया की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये आपको पता है कानून पास हुआ था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे हम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उसी के ऊपर देखेंगे। ऑल्दो हैं तो बहुत सारे पेजेस हैं, 57 पेजेस हैं, लेकिन काम की चीज़ आपकी शायद हार्डली 10 ही पेजेस होंगे जिस पे आपकी काम की चीज़ होगी, तो उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस एक्ट को एसेंट जो है प्रेसिडेंट की यानी प्रेसिडेंट की मंजूरी कौन सी डेट को मिलती है, तो 9 अगस्त जो है, ठीक है, 9 अगस्त 2019 जो है तब इसको जो है प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है यानी प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलती है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे अगर, तो फर्स्ट पार्ट जो है प्रीलिमिनरी से है डील करता है, यानी इसमें वेरियस टर्म्स वगैरह दी जाती हैं, इनकी कौन कौन सी टर्म यूज़ की गई हैं, तो उसका मतलब क्या है, ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पार्ट 2 के ऊपर चलेंगे, तो पार्ट 2 जो है डील करता है, इट इज़ अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन अब जो हुई है उसमें नई यूटी जो बनेगी अब, उसकी क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या क्या रेगुलेशंस रहेंगे, ये सारे पार्ट 2 में आ जाते हैं। सबसे पहले देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर स्टेट को अब तोड़कर आपको पता है 2 यूटीज़ में बांट दिया गया है, एक तो लद्दाख यूनिटी बनाई गई है, दूसरी जो है जम्मू कश्मीर यूनिटी बनाई गई है। इसमें जो पहली जो है लद्दाख यूटी जो है, इसमें लेजिस्लेचर जो है आपका नहीं होगा, यानी इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं होगी और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि ऑन अपॉइंटमेंट डे देयर शैल बी अ न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइजिंग ऑल द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेमली कारगिल एंड ले। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो करगिल एंड ले डिवीजन होती थी उसे जोड़कर जो है कि नई यूटी जो है बनाई गई है, जिसको कि अब लद्दाख यूटी के नाम से जाना जाएगा और जिसकी लेजिस्लेचर नहीं होगी।
दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है कि एक बाकी जो एरिया बचा होगा जिसमें कि ले और पुरानी जो स्टेट थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर, उसमें ले और करगिल जो है वो तो जोड़कर लद्दाख बन गया, लेकिन उसके अलावा जो बचा एरिया रहेगा, ठीक है, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3, तो वो सारा एरिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपकी जम्मू एंड कश्मीर यूटी को, और इसका लेजिस्लेचर जो है वो ज़िंदा रहेगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसकी वो रहेगी, ऑल्दो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसे एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ हैं चीज़ आपकी याद रखने की चीज़ें हैं, ऑल्दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछी नहीं जा सकती, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता है जो स्टेट और यूटी से डील करता है, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ बदलाव जब किए गए, तो कौन कौन से बदलाव किए गए जिसकी वजह से अब JNK की जो स्टेट थी वो यूटी बन गई। तो वहाँ पर एंट्री 15 जो है उसको अब डिलीट कर दिया गया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर आता था, और एंट्री जो अब 16 से लेकर 29 तक थी उसको अब 15 से 28 माना जाएगा, क्योंकि 15 जो एंट्री जो है वो डिलीट हो गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट का जिक्र था। अब जम्मू कश्मीर स्टेट का जिक्र ख़त्म हो गया है, तो अब एक एंट्री जो है इसमें से वो डिलीट कर दी गई है। और दूसरी तरफ अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 एंट्रीज जो है वो नई आ गई हैं। 7 यूटीज़ पहले से थी, तो 7 एंट्रीज़ उसमें पहले से थी, और अब 8वीं एंट्रीज़ में जम्मू एंड कश्मीर यूटी आई है, एंड 9वीं एंट्री में अब लद्दाख यूटी आई है। ओके, तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पर पार्ट 3 जो है वो आ जाता है, एंड पार्ट 3 जो है वो है लेजिस्लेचर जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, ठीक है। लेजिस्लेचर आपकी राज्यसभा में भी कैसी रहेगी, इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर के जो MPs थे राज्यसभा में कैसी रहेगी, लोकसभा में कैसी रहेगी, और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें भी कैसी रहेगी, ठीक है। अब कहता है कि 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो बदलाव हुए हैं, यानी राज्यसभा के रिलेटेड जो था उसमें जो बदलाव हुए हैं, फिर उसके हिसाब से जो है क्या अब सिचुएशन जो है जम्मू कश्मीर के पिछले MPs जो है उनकी रहने वाली, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है, यानी राज्यसभा की बात हो रही है। अब कहते हैं कि 4th शेड्यूल जो है उसमें कुछ बदलाव होते हैं, जिसमें एंट्री 21 जो है उसको डिलीट कर दिया गया है, और एंट्री 22 से लेकर 31 जो कहते थे पहले, अब 21 से 30 होगी, क्योंकि बीच में 21 जो है वो ख़त्म होगी, सॉरी 21 से 30 जो थी अब 22 से 31 होगी, क्योंकि 21 जो है वो डिलीट होगी। अब कहता है कि एंट्री 30 के बाद जो है एक और एंट्री जो है 31 जो है इंसर्ट कर दी गई है, जो कि अब जम्मू कश्मीर के रिलेटेड होगी। और क्या क्या बदलाव आए हैं, तो राज्यसभा में अगर आप देखो कुछ ज़्यादा बदलाव जो हैं वो नहीं आए हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि 4 सीटिंग मेंबर जो हैं राज्यसभा के, जो कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आते थे, ठीक है, तो 4 मेंबर जो कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से जो राज्यसभा के मेंबर रहते थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। शैल हैव बीन डीम्ड टू बी इलेक्टेड टू फिल द सीट्स अलॉटेड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 4 जो राज्यसभा में हमारे MP थे जम्मू कश्मीर स्टेट के, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वहीं के रहेंगे, और उनकी टर्म जो होगी वो भी बिल्कुल बदली नहीं जाएगी। यानी पहले अगर उनकी टर्म जितनी थी, 6 साल की टर्म आपको पता चलती रहती है इनकी, 2 साल बाद और 2 रिटायरमेंट्स होती रहती हैं, तो वो इनकी टर्म जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। उसके बाद हाउस ऑफ पीपल्स की बात करें, यानी लोकसभा में जो है क्या पोजीशन रहने वाली है, तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑन द अपॉइंटमेंट डे देयर शैल बी एलोकेटेड 5 सीट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड 1 सीट्स टू द यूटी ऑफ लद्दाख। तो 5 सीटें जो है अब लोकसभा में 5 सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर को मिलेंगी, यानी जम्मू कश्मीर यूटी की लेजिस्लेचर को मिलेंगी, और एक सीट जो है वो लद्दाख के लिए जाएगी। यानी पहले आपको पता है टोटल 6 MPs जो है लोकसभा के लिए चुने जाते थे, अब उसमें से एक लद्दाख में से चुना जाएगा, और 5 जो हैं वो जम्मू कश्मीर में से चुने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो डीलिमिटेशन जो है उसकी बात हुई है, तो 1976 का जो ऑर्डर है डीलिमिटेशन का, जिसमें ये कहा गया था कि 2026 तक अब जो है डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर और इंडिया में भी नहीं होगी। अब वो ऑर्डर जो है क्या कहता है कि उसको बदल दिया गया है, अब उसको अमेंडमेंट कर दिया गया है, और अब कहता है कि डीलिमिटेशन की जाएगी और इस ऑर्डर को बदला जाएगा, और डीलिमिटेशन में देखा जाएगा कि 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है अब कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी किस इलाके में बन रही है, तो उसमें वो अमेंडमेंट करके उसमें वो बदलाव लाया जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि हर एक सिटिंग मेंबर जो होगा लोकसभा का वो वही मेंबर रहेगा, उसको बदला नहीं जाएगा। यानी जो पहले लोकसभा के मेंबर थे 5 चुने हुए, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और उनकी टर्म जो है, यानी उनका जो टर्म 5 साल का था, वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है।
अब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो एलजी आया है एंड जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी क्या जो है अब स्टेटस रहने वाला है। तो यहाँ पर कहता है कि आर्टिकल 239A जो है भारतीय संविधान का, वो अब जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। अब कहता है कि क्या है प्रोविज़न, प्रोविज़न जो है आर्टिकल 239A के, जो कि अब पहले तक पुडुचेरी की यूटी पर अप्लाई होते थे, वही जो प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के ऊपर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, वहाँ पर भी आपको पता है कि यूटी है विद लेजिस्लेचर है पुडुचेरी में, और वो आर्टिकल 239A के अंडर जो है उसके प्रोविजंस बनाएंगे, और सेम प्रोविजंस जो है अब वो एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी पर भी। ठीक है, अब कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है आर्टिकल 239 के अंदर जो है 239A के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी बिठाया जाएगा, जिसको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाएगा। आप जानते हैं प्रेजेंटली मनोज सिन्हा जी जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और ये इसी आर्टिकल 239A के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसके तहत ही इनको जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। ठीक है, अब कहते हैं कि देयर शैल बी लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा फिल की जाएंगी। आपको पता आने वाले टाइम में इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसमें ये कहा गया है विदाउट डिलिमिटेशन। अभी डिलिमिटेशन से पहले ये कहा गया कि टोटल सीटें जो है इसकी वो 107 होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द सीट्स फ्रॉम पीओके। ठीक है, तो जो पीओके में सीटें हैं उनको मिलाकर जो है इसकी 107 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, 107 सीटें टोटल हैं। 24 सीटें आपको पता है पीओके के लिए जो है रिजर्व रखी गई हैं, और अगर 107 में से 24 निकालोगे तो 83 सीट्स जो हैं, यानी जो प्रेजेंटली इलेक्शन अब होंगे उसमें 83 सीट होंगी। आल्दो इसमें अब 7 डिलिमिटेशन की सीट्स जो हैं वो भी इंक्लूड करके टोटल सीट्स जो हैं वो 90 हो गई हैं, लेकिन वो अब लेट अमेंडमेंट आया तो ओरिजिनल पीडीएफ में उसका जिक्र नहीं है। लेकिन आपको पता ही होगा, ये चीज़ भी याद रखिएगा कि डिलिमिटेशन जो है उसमें 7 सीटें जो हैं बढ़ाई गई हैं। 7 सीटों में से अगर आप देखोगे तो 60 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो जम्मू के लिए बढ़ाई गई हैं, और 1 सीट जो है आपकी वो कश्मीर डिवीज़न के लिए बढ़ाई गई है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताई है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो चेयरमैन थे उनका नाम याद रखिएगा, शी इज़ अ फीमेल, एंड उनका नाम था रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये हमारी जो डिलिमिटेशन कमीशन थी जम्मू कश्मीर की, उनकी चेयरमैन थी, एंड शी इज़ अ लेडी। ओके, तो टोटल जो सीटें रहेंगी वो 107 रहेंगी। डिलिमिटेशन के बिना अभी बात कर रहा हूँ, डिलिमिटेशन डालोगे तो 114 हो जाएंगी, 7 बढ़ा देनी है। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है कि जो आपकी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए 24 सीट्स जो है रिजर्व रखी जाएंगी जब तक वो हासिल नहीं हो जाता। तो काफ़ी उम्मीदें हैं हमें, अच्छी बात है, उम्मीद होनी भी चाहिए। तो ये 24 सीटें जो हैं ये वैकेंट रहेंगी जब तक पीओके जो है वापस भारत का पार्ट नहीं बन जाता। ठीक है, उसके बाद असेंबली में यही कहा गया कि सीट्स जो हैं एसटी एससीज़ के लिए भी अब रिज़र्व रखी जाएंगी, जो कि पहले नहीं होता था। पहले आप असेंबली इलेक्शंस देखते थे तो एसटी एससीज़ के लिए सीट्स रिज़र्व नहीं होती थी, लेकिन अब से जो है एसटी एससीज़ के लिए सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रहेंगी। और एसटी एससी के लिए जो सीट रिज़र्व होंगी वो उनकी पॉपुलेशन के बेस पर होंगी, यानी जिस एरिया में जितनी पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर उतनी ही सीटें उनके लिए रिज़र्व होंगी। और पॉपुलेशन कब की गिनी जाएगी, तो आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है इनकी वो 2011 का जो सेंसस रहेगा, यानी प्रीसीडिंग सेंसस की बात होती है, तो प्रीसीडिंग सेंसस में अब 2011 के सेंसस के मुताबिक इनकी जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही सीटें जो है इनको दी जाएंगी। और आपको एक और करंट अफेयर की न्यूज़ ये भी बता दूं कि अभी डिलिमिटेशन कमीशन में ये कहा गया है कि 5 सीटें जो हैं वो एसटीज़ के लिए रिज़र्व रखी जाएंगी, और 7 सीटें जो हैं वो एससीज़ के लिए रिज़र्व रखी जाएंगी। यानी टोटल में जो है लगभग 16 सीटें जो हैं वो एसटी एससीज़ के लिए रिज़र्व रखी जाएंगी। ऐसा डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें 7 नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का जिक्र किया गया है, उसमें जो है ये रिजर्वेशन का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद आके आप चलोगे तो वीमेंस की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, तो वीमेंस कितनी आएंगी असेंबली में। तो पहले जो है यही कहा गया है कि हर एक पार्टी जो कि इलेक्शन लड़ रही है तो उसको वीमेंस जो है उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऑल तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जो टिकट देते हो किसी भी एमएलए के लिए, जो कोई भी पार्टी टिकट दे रही है, मान लीजिए अब 90 सीट पर इलेक्शन होगा तो हम यही उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 1/3 सीट जो है वो लड़कियों को नॉमिनेट वहाँ पर किया जाना चाहिए।
काफ़ी जगह पर ये लॉ भी बनाया गया है, J&K में ऑल्दो लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है लगभग 1/3 सीट जो है वो उसमें हर पार्टी को लड़कियां जो है उनको नॉमिनेट करना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी 30 सीटें जो उनके लिए होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बहुत कम मौका जो है लड़कियों को यहाँ पर दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, क्योंकि वो हमेशा इन्फ्लुएंस वाले बंदे की तरफ ही जाते हैं, और इन्फ्लुएंस में अगर आप देखोगे तो वीमेंस जो है उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता, इसीलिए जो है वीमेंस को ज़्यादा टिकट्स नहीं दी जाती। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कहा गया है इस एक्ट के अंदर, यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कहा गया है कि जब मान लीजिए कि इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन में वीमेंस जो है एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, और एलजी को अगर ये लगता है कि ये जो असेंबली नहीं बनी है इसमें वीमेंस जो हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो वो अपनी तरफ से 2 वीमेंस जो हैं उनको नॉमिनेट जो है वो असेंबली में कर सकता है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि वीमेंस जो हैं एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो मैक्सिमम जो है कितनी वीमेंस जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो 2 वीमेंस जो है उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन करेगा? एलजी, ठीक है, नॉमिनेट करेगा। उसके बाद कहता है कि क्वालिफिकेशन जो है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है अब इस एक्ट के अंदर, यानी आपको एमएलए अगर बनना है, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप अब सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, पहले जो इलेक्शन होते थे जम्मू कश्मीर में उसमें हमारा डोमिसाइल हमारा परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर होना चाहिए था, लेकिन अब वो प्रावधान ख़त्म हो गया है। अब आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए और आपकी एज जो है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 25 साल की एज आपकी होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी आप जो है इलेक्शन लड़ने के काबिल रह सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरी क्वालिफिकेशंस भी हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ड्यूरेशन अगर आप देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी रहेगी, तो अब कहता है कि अगर एलजी उसे डिसॉल्व नहीं करता है तो नॉर्मली जो है हमारी असेंबली जो है J&K की उसकी ड्यूरेशन जो है वो 5 साल की रहेगी। और ये ड्यूरेशन कब शुरू होती है? जब नई इलेक्टेड जो असेंबली होती है वो फर्स्ट मीटिंग जब अपनी करती है, तो तब से जो है वो 5 साल उसके वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अब नया प्रावधान क्या है कि जब इमरजेंसी अगर लगती है आर्टिकल 352 के अंदर भारत में अगर इमरजेंसी लगती है और J&K पर भी उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, तो फिर ये ड्यूरेशन जो रहेगी 5 साल की, इसको मैक्सिमम जो है एक टाइम के लिए, एक टाइम में मैक्सिमम 1 साल के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कहता है कि जब प्रोक्लेमेशन जो है इस इमरजेंसी की वो ख़त्म होगी, यानी इमरजेंसी जो है जब लगी, तो उसको आप एक टाइम में 1 साल तक की ड्यूरेशन जो है बढ़ा सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेकिन मान लीजिए कि इमरजेंसी जब ख़त्म होगी, तो उस इमरजेंसी का ख़त्म होने का जब प्रोक्लेमेशन पास हुआ प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उसके बाद जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने तक ही जो है यहाँ पर ड्यूरेशन जो है इसकी असेंबली की और एक्सटेंड की जा सकती है। और 6 महीने के बाद फिर आपको जो है अगर डिसॉल्व करना है तो असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज़ नए इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इमरजेंसी लगेगी तो मैक्सिमम 1 साल के लिए आप बढ़ा सकते हैं, 1 साल एक टाइम में बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इमरजेंसी नहीं ख़त्म हुई है, सिचुएशन नहीं ख़त्म हुई, तो आप 1 साल के लिए और इमरजेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो एक टाइम में 1 ही साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और बाकी जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाए तो फिर अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो एक्सटेंशन जो दी गई है लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन में, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेशंस की बात करें तो कितने सेशंस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के रहेंगे, तो अब कहता है कि ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के डिपेंड है कि वो टाइम टू टाइम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस जो हैं वो उनको समन करता रहेगा। और बाकी ये नंबर ऑफ़ कितने सेशंस होने चाहिए ये मेंशन इसमें नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जो लास्ट सीटिंग जो है, पिछले जो सेशन जो है उसकी लास्ट सीटिंग और अगले आने वाले सेशन की फर्स्ट सीटिंग के बीच का गैप जो है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी अगर जनवरी में एक सेशन बुलाया है आपने, तो दूसरा सेशन जो है आपका वो जुलाई में आना चाहिए, जुलाई के ज़्यादा बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो समन तो कर ही सकता है। समन में है कि उनको बुला सकता है, कोई भी ऑर्डर कर सकता है कि आप स्टार्ट कीजिए सेशन, या दूसरा तीसरा कोई भी, उसको समन कहेंगे। उसके बाद प्रोरोग जो है ये भी कर सकता है। प्रोरोग में होता है कि जो ऑनगोइंग सेशन रहता है असेंबली का, वो पूरे का पूरा सेशन ही ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए दिसंबर में अगर सेशन हुआ था 15 दिसंबर को और वो 15 जनवरी को ख़त्म होना था, तो ये अगर
लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगेगा कुछ हालात अगर बिगड़ रहे हैं तो वो प्रोरोग कर सकता है, यानी 15 जनवरी से पहले भी जो है उस सेशन को वो ख़त्म कर सकता है। उसके बाद डिसॉल्व की बात करें तो इसमें तो पूरी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और कोई भी एमएलए जो है उसकी कोई भी पावर नहीं रहती, तो वो डिसॉल्व भी कर सकता है अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो होते हैं, और ये जो हैं अमॉन्ग द मेंबर यानी जो एमएलए बनेंगे उन्हीं के बीच में से जो है सिलेक्ट किए जाएंगे, जो कि इनमें से एक स्पीकर बनेगा और एक डिप्टी स्पीकर बनेगा। और अगर स्पीकर को रिज़ाइन देना है तो वो डिप्यूटी स्पीकर को देगा, और डिप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन देना है तो वो स्पीकर को देगा। ठीक है, और इसके अलावा स्पीकर जो है उसको रिमूव भी किया जा सकता है कि रेजोल्यूशन के द्वारा, अगर जो असेंबली है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो है इस रेजोल्यूशन को पास करें कि स्पीकर जो है इस वक्त मौजूदा स्पीकर वो हमारा स्पीकर नहीं रहना चाहिए किसी भी एलिगेशंस की वजह से, तो उस मेजॉरिटी से अगर एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा असेंबली में तो तब भी स्पीकर जो है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर कहता है कि अगर रेजोल्यूशन अगर आपको पास करवाना है जिसमें आपको स्पीकर को निकलवाना है तो उससे पहले 14 दिन का नोटिस जो है वो आपको स्पीकर को देना ज़रूरी है। ठीक है, अब कहता है कि बाकी तो चलिए छोड़िए, जब निकलेगा तो निकलेगा, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो जब मान लीजिए असेंबली डिसॉल्व भी हो जाती है तो स्पीकर जो है वो अपना ऑफिस इमीडिएटली विकेट नहीं करता जब तक कि नई असेंबली बनकर उसकी पहली मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक वो पुराना स्पीकर जो इलेक्टेड है वही अपना काम करता रहेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर स्पीकर जो है अपने ऑफिस से वेकेंट रहेगा तो उसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो डिप्यूटी स्पीकर परफॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी ऑफिस में नहीं है, उस वो भी वेकेंट है, तो फिर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं असेंबली के उसके तहत जो है एक नया स्पीकर जो है वो चुना जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि नेक्स्ट है वो है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस इज़ अंडर कंसिडरेशन। अब मान लीजिए कि अगर स्पीकर को या डिप्यूटी स्पीकर के को हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन जो है वो उसकी डिस्कशन जो हो रही है यानी अंडर कंसिडरेशन है, तो उस टाइम में वो स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर जो है वो वहाँ की जो मीटिंग रहेगी वहाँ को प्रिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ऑल्दो वो प्रेसिडेंट रहता है, लेकिन जब उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो रहा हो तो उस टाइम में वो मीटिंग्स जो है उनको प्रिसाइड नहीं कर सकता। उस टाइम जो है वो नया प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है जो कि उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है। और एक और चीज़ भी आपने देखी होगी कि ऑल्दो इस स्पीकर के पास और डिप्टी स्पीकर के पास जो है एक कास्टिंग वोट का अधिकार रहता है, यानी जब भी कोई बिल पास होता है तो सबसे पहले जो वोटिंग होती है उसमें स्पीकर जो है खुद पहले वोट नहीं करता। अगर मेजॉरिटी से पास हो जाए तो ठीक है, वो फैसला दे देता है, अगर टाई हो जाए तो फिर उसके पास एक कास्टिंग वोट का अधिकार रहता है। लेकिन जब कहता है कि रेजोल्यूशन उसके खिलाफ जो है पास हो रहा हो, उस टाइम उसके पास उस कास्टिंग वोट का हक जो है वो भी छीन लिया जाता है और उसके पास फर्स्ट वोट का राइट जो है वो दिया जाता है। यानी उसके खिलाफ जो भी रेजोल्यूशन पास होगा तो वो फर्स्ट वोट जो है वो दे सकता है। जब टाई हो जाए तो उसके पास कास्टिंग वोट का अधिकार जो है वो रेजोल्यूशन के टाइम नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि स्पेशल एड्रेस जो है रहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, जब भी असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस आते हैं तो वो स्पेशल एड्रेस जो है वो करता है। 2 बार स्पेशल एड्रेस जो है वो करता है। एक तो है मान लीजिए जब नए जनरल इलेक्शन हुए, नई असेंबली बनी, तो उस नई असेंबली की जो फर्स्ट सेशन रहता है उसके बनने के बाद तो उसको भी एड्रेस करता है एक स्पेशल एड्रेस। और दूसरा जो है हर साल का जो पहला सेशन होता है, ठीक है, हर साल में मान लीजिए 3 अगर सेशन होते हैं तो जो सबसे पहला सेशन होता है जनवरी का, उस पहले सेशन को भी ये एड्रेस करता है, दूसरे और तीसरे को नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर के पहले सेशन को करेगा। ठीक है, तो 2 बार जो है कम से कम ये एड्रेस को सेशन को एड्रेस करता है। ठीक है, उसके बाद राइट्स जो है मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल के क्या रहते हैं, तो कहता है कि हर एक मिनिस्टर जो है और एडवोकेट जनरल जो है उसको किसी भी प्रोसीडिंग में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रोसीडिंग चल रही है, तो वहाँ पर वो बैठ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, वहाँ पर वो अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। राइट टू स्पीक उनको रहता है, हालांकि उनको वोट का अधिकार जो है वो नहीं रहता। वोट सिर्फ एडवोकेट जनरल तो वोट कर ही नहीं सकता, और मिनिस्टर वहीं वोट कर सकते हैं जहाँ पर वो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, उसके अलावा वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर बैठने का अधिकार, वहाँ पर सुनने का अधिकार और अपने व्यूज़ देने का अधिकार जो है इनको वो रहता है। उसके बाद ओथ एंड एफर्मेशन कौन देता है, तो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स रहते हैं उनको ओथ जो है वो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर देगा हमें। ठीक है,
अब कहते हैं कि स्पीकर शैल नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टांस एंड शैल एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। ठीक है, तो ये मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन पहले भी बता दी है। जब नॉर्मल कंडीशन होती हैं तो स्पीकर कोई भी अगर बिल है तो उसके ऊपर पहले जब वोटिंग होती है तो तब स्पीकर वोट नहीं कर सकता उसके ऊपर। जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाए, मान लीजिए कि किसी भी हाँ और ना में टाई हो गया, तो तब उसको कास्टिंग वोट का अधिकार वहाँ पर रहता है। ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल प्रोविजन भी है। ठीक है, यानी अगर टाई हो गया तो स्पीकर जहाँ पर भी होगा तो उसी के हक में फैसला जाए। ठीक है, और स्पीकर किसकी तरफ होता है ये आपको पता ही है। अब कहते हैं कि कोरम जो है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग को करने के लिए जो कोरम है, यानी कम से कम स्ट्रेंथ जो हो, कोरम का मतलब होता है कम से कम स्ट्रेंथ जो है कितनी चाहिए होती है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग को शुरू करने में, तो वो कहता है कि या तो रहेगा 10 मेंबर और या तो रहेगा 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विच एवर इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो या तो 10 रहेगा या तो 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए 90 हो जाएगी डिलिमिटेशन के बाद हमारी। ठीक है, डिलिमिटेशन के बाद 90 स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब इसका 1/10 जो है वो कितना रहेगा? ठीक है, 1/10 इसका 9 रहेगा और ये जो है 10 नंबर जो है कोरम बताया गया है। तो दोनों में से ज़्यादा कौन है? तो 10 नंबर ज़्यादा है, तो यानी जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए जो कोरम रहेगा वो रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, अब कहता है कि मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो 2 जगह पर सिलेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं इंडिया की जो लोकसभा है वहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया या राज्यसभा में सिलेक्ट हो गया, यानी पार्लियामेंट में भी सिलेक्ट हो गया और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सिलेक्ट हो गया है। तो अगर दोनों जगह वो सिलेक्ट हो गया तो अगर वो अपनी चॉइस ही नहीं देगा कि मुझे, अगर पहली बात है दोनों जगह सिलेक्ट हो गया, तो अगर वो अपनी चॉइस दे देता है, एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है प्रेसिडेंट की तरफ से। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन करता है, उस टाइम के अंदर अंदर इनको बताना पड़ता है कि क्या ये पार्लियामेंट की सीट में जाना चाहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट में जाना चाहते हैं। अगर बता दिया तो ठीक है, वहीं पर इनको जाना पड़ता है, दूसरी जगह से रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर ये बताएं ही नहीं उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर कि हमें कहाँ जाना है, तो उस केस में इनकी कौन सी सीट वैकेंट होगी? तो सीट इन पार्लियामेंट शैल वेकेट, तो जो इनकी पार्लियामेंट में सीट होगी वो अल्टीमेटली वैकेट हो जाएगी और फिर इनको अपनी असेंबली के अंदर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये अपनी आपको पता है कि अपनी मर्जी से जो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बता देंगे कि हमें अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में जाना है, तो फिर वैसे का वैसा ही चलेगा। ठीक है, अब कहता है इफ़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिज़ाइन टू स्पीकर। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को अगर रिज़ाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? तो वो स्पीकर को देगा। ठीक है, और एक और कंडीशन है जिसमें जो है मेंबर को निकाला जा सकता है कि अगर एक मेंबर जो है वो लगातार 60 दिन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली से एब्सेंट रहता है बिना परमिशन लिए वहाँ के स्पीकर से, तो तब भी उसको निकाला जा सकता है। लेकिन उन 60 दिनों में वो पीरियड नहीं गिना जाएगा जिसमें जो है असेंबली, मान लीजिए जिस पीरियड में प्रोरोग या एडजर्न हो गई थी मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज, तो 4 दिन से ज़्यादा का अगर कोई प्रोरोग हो गई थी असेंबली या एडजर्न हो गई थी, तो उस पीरियड को उसमें फिर नहीं गिना जाएगा। 4 से कम के लिए प्रोरोग या एडजर्न हुई थी तो वो ड्यूरेशन जो है वो ज़रूर गिनी जाएगी। ठीक है, तो 60 दिन का टाइम रहता है। 60 दिन में आप अगर एब्सेंट रहेंगे लगातार बिना परमिशन के, तो आपको मेंबरशिप से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है अगर वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर उनका पैर है तो उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो भी मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्शन की तरफ जाता है तो आपको पता है उनको पहले रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक टाइम में आप पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, या फिर मान लीजिए कहता है कि वो पार्लियामेंट के किसी हाउस में अगर सिलेक्ट हो गया और वहाँ पर जाना चाहता है, तो तब भी उसको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा नहीं, किया जाएगा। ठीक है, और फिर कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, मान लीजिए कि इसको डिस्क्वालीफाई किया गया, वो सही था या गलत था, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अराइज किया होता है तो उसको सॉल्व करने की फाइनल जो है पावर किसको दी गई है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है ये पावर दी गई कि डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी मैटर है उसका फैसला जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन पर फाइनल रहेगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि कहता है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई ऑर्डर पास करना है तो उससे पहले जो है उसको इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसको ओपिनियन ज़रूर लेना पड़ेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है, मुझे क्या करना चाहिए। और जो भी राय जो है उसको इलेक्शन कमीशन देगा, फिर उसके हिसाब से ही आपको उसका फ़ैसला लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी फैसला वो लेगा वो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा। ठीक है,
और दूसरा आप कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के, यानी 10th शेड्यूल के अंदर आपको पता है डिफेक्शन है। डिफेक्शन मतलब दल बदलू जो रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं, तो आपको पता है कुछ उसके भी प्रावधान हैं अलग से, ये 10th शेड्यूल के अंदर हैं। तो अगर उसके अंदर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है तो पहले 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन अगर कोई करता था तो वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। लेकिन अब इसके भी प्रोविज़न जो हैं वो लागू हैं, और अगर कोई भी दल बदलूर होगा, क्योंकि 10th शेड्यूल के अंदर जो है इलीगल जो भी प्रोविज़न है उसके अंदर अगर कोई बदलता है पार्टी अपनी, तो उसको भी यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब लेजिस्लेटिव पावर्स किस हद तक रहेंगी, तो कहता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। आपका कहता है कि जो स्टेट्स रहती हैं, आपको पता है वो कोई भी एक्ट जो है वो बना सकती हैं, जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी आपको पता है प्रोविजंस हैं, जितने भी वहाँ पर आइटम्स मौजूद हैं, उसके ऊपर जो स्टेट रहती है वो सब आइटम्स के ऊपर कानून बना सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो असेंबली है, इसको हालांकि स्टेट लिस्ट की मैक्सिमम आइटम्स के ऊपर कानून बनाने का जो है पावर दी गई है, लेकिन स्टेट लिस्ट के अंदर जो है 2 आइटम्स जो यानी एंट्री फर्स्ट और एंट्री सेकंड के अंदर जो आइटम्स रहती हैं, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, उन पर जो है उन पर कानून बनाने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। और एंट्री 1 में जो है वो पब्लिक ऑर्डर आता है, यानी पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड जो है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून नहीं बना सकती। और दूसरा आर्टिकल एंट्री 2 के अंदर जो है वो पुलिस आती है। तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर ही आते हैं। इन 2 के ऊपर हमारी असेंबली जो है कानून नहीं बना सकती। इसके अलावा जो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे और दूसरे कॉन्करेंट लिस्ट में भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, सिर्फ 2 को छोड़कर, ठीक है। तो यूटी होने का ये जो है नुकसान होता है कि आप पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। इनके ऊपर कानून बनाने का हक जो है वो किसको होगा, वो होगा हमारी पार्लियामेंट को, हमारी सेंटर को, ठीक है। और बाकी कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको पता है कि दोनों को ही बनाने का अधिकार रहता है, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि हालांकि 2 अधिकार तो हमसे छीन लिए गए, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छीन ही लिया गया है, लेकिन उसके अलावा भी एक प्रावधान जो है रखा गया है, जिसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली एक टूथलेस असेंबली जो है उसको कहा जाएगा, यानी जिसके चबाने के लिए तो काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन खाने के लिए जिसको दांत नहीं दिए गए। और इस प्रोविज़न को अगर आप पढ़ोगे तो ये पूरा प्रोविज़न अगर आप पढ़ोगे तो इसमें एक क्रक्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहता है कि मान लीजिए कि स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है हमारी असेंबली ने जो है वो कोई भी कानून बना दिया है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर से भी मान लीजिए कोई कानून बना दिया है, और उसी कानून के ऊपर मानी उसी आइटम के ऊपर हमारी स्टेट ने भी एक कानून बना दिया, स्टेट की असेंबली ने, हमारी यूटी की असेंबली ने, चाहे वो स्टेट लिस्ट से हो चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट से हो। और एट द सेम टाइम पार्लियामेंट ने भी उसी आइटम के ऊपर अगर कानून बना दिया है, तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया होगा वही कानून जो है वो माना जाएगा, यानी हमारी स्टेट का जो कानून बनाया होगा वो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। और जो पार्लियामेंट ने उस लिस्ट पर कानून बनाया, उस आइटम पर कानून बनाया है, वही जो है प्रीवेल करेगा, और बाकी स्टेट का बनाया गया कानून जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक और पावर्स जो है उनकी छीना गया है, उन पावर्स को, और ये कुछ अच्छी चीज़ जो है एक हमारी स्टेट के फ्यूचर के लिए वो नहीं है, ठीक है। अब एक कंडीशन और है कि प्रोवाइडेड इफ सच लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिसीव हिज एसेंट एंड सच लॉ शैल प्रीवेल इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, एक जो है थोड़ा एक कहते हैं कि हम आशा की उम्मीद जो है कहीं ना कहीं दी गई है, कि ऊपर कहा गया है कि पार्लियामेंट अगर कानून बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है, दोनों में से पार्लियामेंट का जो कानून होगा वही प्रीवेल करेगा। लेकिन एक और कंडीशन रख दी गई कि अगर मान लीजिए कि दोनों कानून पास हो गए और उसमें से जो हमारी स्टेट असेंबली का जो कानून है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजा गया है, और अगर प्रेसिडेंट जो है उसको अपनी एसेंट दे देता है, अपनी मंजूरी दे देता है कि नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ जो है वो ज़्यादा अच्छा है, उस केस में जो है फिर हमारी जम्मू कश्मीर यूटी का जो बनाया गया कानून है वो पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चलो एक आशा की उम्मीद दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब अब किसकी सुनेंगे ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर जो है एक स्पेशल प्रोविज़न ये बनाया गया है कि कोई भी बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहेगी हमारी यूटी की, उसमें नहीं भेजा जाएगा अगर वो मान लीजिए कोई टैक्स के अबॉलिशन के लिए, यानी कोई भी फाइनेंशियल बिल है या मनी बिल है, वो एलजी
को रिकमेंड किए बिना, यानी एलजी की रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल या फाइनेंशियल बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो भेजा नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद लैप्स बिल कौन कौन से होंगे, देखिए मान लीजिए जब ये कानून पास हुआ तो कौन कौन से बिल लैप्स हो जाएंगे। तो वो कहता है कि एक बिल जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग पड़ा था वो लैप्स नहीं होगा। मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हमारी पहले होती थी, अगर उसमें बिल पास हो गया था और लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। लेकिन ए बिल विच इज़ पेंडिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली शैल लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन एक बिल जो अगर मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में पड़ा हुआ था और अगर वो असेंबली डिसॉल्व हो गई तो वो तब लैप्स नहीं होगा। ठीक है। अगर प्रोरोग होगी है, ऊपर प्रोरोग का जिक्र है, सॉरी यहाँ पर क्या है कि अगर प्रोरोग होगी यानी उसका एक सेशन जो है अगर वो सिर्फ ख़त्म हो गया है तो दूसरे सेशन में तो पास हो जाएगा, तो वो लैप्स नहीं होगा बिल। लेकिन अगर डिसॉल्व हो गई असेंबली, अब नई इलेक्शन होने हैं, नई असेंबली बननी है, तो उस केस में जो है बिल वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है। अब एसेंट जो है कोई भी बिल अगर असेंबली पास करती है तो वो जाएगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर भाई साहब के पास, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या क्या पावर रहेगी, या तो वो अपनी एसेंट देगा, या तो अपनी मंजूरी देगा, या तो वो अपनी मंजूरी नहीं देगा, वो विदहोल्ड कर देगा, और तीसरी पावर रहेगी कि वो बिल को रिजर्व कर देगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहब की कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर सकता है। ये बिल पर 3 पावर जो है हमारे एलजी को दी गई हैं। ठीक है। मनी बिल की बात कर रहे हैं कि अगर मनी बिल जो है, मनी बिल की बात करें कि मनी बिल को आपको पता है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, एलजी जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो मनी बिल के केस में एलजी के पास क्या पावर रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकन्सिड्रेशन के लिए फिर से भेज सकता है, और रिकन्सिड्रेशन के बाद अगर फिर से असेंबली उसको वैसे ही पास करती है तो वो फिर से उसको पास करना पड़ता है, या तो वो कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भेज सकता है। तो इस केस में या तो एसेंट देनी है या तो उसको प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए भेजना है। ठीक है। यहाँ पर विद होल्ड नहीं कर सकेगा। Bill reserved for consideration. When a bill is reserved for lieutenant government for the consideration president, president shall declare either his assent to the bill or withhold his assent. तो जब प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन रहता है कि या तो वो अपनी एसेंट देगा, या तो मंजूरी देगा, या तो वो उसको मंजूर नहीं देगा, विद होल्ड कर देगा। तो दो इसके उसके पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि वो आगे फर्दर किसी को तो नहीं भेज सकता। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, बजट की बात करें, तो आर्टिकल 41 के अंदर जो है हमारा बजट आता है, याद रखिएगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इसको प्रेजेंट करेगा हर साल हमारी असेंबली के पास, और इसमें क्या रहता है आपको पता है, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर कितना रहेगा जेकेयूटी का वो होता है, और इसको अब फाइनल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, यही खर्चे हैं कि कितना रेवेन्यू रहेगा, कितना एक्सपेंडिचर रहेगा। ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल होगी जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर आते हैं, यानी जिस पर वोटिंग नहीं करनी है उसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। जिस पर वोटिंग करनी है वो तो चलिए बाद में फाइनेंशियल बिल बनेगा ही बनेगा। ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल जिसमें आपको जो बजट से निकालना है, यानी मान लीजिए मिनिस्टर्स की सैलरी निकालनी है, एलजी की सैलरी निकालनी है, तो ये सारे अप्रोप्रिएशन बिल्स के अंदर आते हैं। तो इसको पास जल्दी से जल्दी करना पड़ता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कुछ होती हैं, एडिशनल ग्रांट्स होती हैं, यानी जितना पैसा मान लीजिए बजट में अप्रूव हुआ वो पूरा नहीं हो पाया किसी भी स्कीम के अंदर, तो उसको एडिशनल ग्रांट्स देने का भी प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। ठीक है। वोट ऑन अकाउंट जो है किसके लिए होता है, तो वोट ऑन अकाउंट मान लीजिए आज बजट पास हुआ, 1 अप्रैल को बजट जो है पास हो रहा है, और पेश हो रहा है 1 अप्रैल को, तो मान लीजिए कि इसको पास होते होते मान लीजिए जून आ गया, क्योंकि काफ़ी सारी डिस्कशन होती हैं उसके ऊपर, आपको पता है कई बार स्क्रूटनी के लिए भी भेजा जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन 1 अप्रैल के बीच में से 1 अप्रैल से जून के बीच का जो 2 महीने का टाइम होगा, इसके बीच भी तो कुछ खर्चा होगा, तो उस खर्चे के लिए भी तो कुछ एडवांस चाहिए होता है। तो उस इन बिटवीन बिल के पास होने के बीच का जो टाइम है उसके खर्च, उस टाइम के खर्चे के लिए जो एडवांस ग्रांट होती है उसके लिए जो है वोट ऑन अकाउंट दिया जाता है। ठीक है। तो इस खर्चे के लिए पैसा जो है वो पहले ही निकाल दिया जाता है बिल के पास होने से पहले। ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें कि कौन सी रहेगी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी हमारी, वो कोई भी लैंग्वेज जो है अपनी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकती है। कश्मीरी, हिंदी और इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, जो भी ये सिलेक्ट करेगी। ठीक है। हालांकि कहता है कि बिजनेस जो है असेंबली का, यानी असेंबली जो है वो वहाँ पर जो उनका काम काज चलता रहेगा वो भी उस ऑफिशियल लैंग्वेज में ही चलेगा।
या फिर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, या हिंदी या इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज अगर ये अडॉप्ट करना चाहती हैं, एक से ज़्यादा भी लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये असेंबली कर सकती है। उसके अलावा कहता है कि स्पीकर ये देखता है कि किसी भी मेंबर को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर जो सेलेक्ट की है उसमें से भी कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है तो वो उसको अपनी मदर टंग में बोलने के लिए भी असेंबली में अलो कर सकता है, ठीक है। अब कहता है कि जो बिल, एक्ट्स और ऑर्डर रहेंगे वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही रहेंगे, तो जो भी बिल्स वगैरह पास होंगे, ऑर्डर्स वगैरह होंगे वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पास होंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी डिस्कशंस वगैरह रहेंगी वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोर्ट्स जो हैं वो इंक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फैसले वगैरह लिए जाएंगे तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाए, ठीक है। मतलब अंदर जो मेंबर्स जो हैं डिस्कशन हो रही है उनको जो है लीगल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ कोई नहीं की जाएगी। हालांकि बिल जो है आपको पता है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए आप चैलेंज करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब कहता है कि एलजी को ये पावर दी गई है कि जब असेंबली जो है मान लीजिए सेशन में नहीं है, कि व्हेन असेंबली जो है इज़ नॉट इन सेशन, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंसेस भी पास कर सकता है। अगर उसको ज़रूरी लग रहा है कि कानून बनाना ज़रूरी है तो उसके लिए जो है ऑर्डिनेंस जो है पास कर सकता है। हालांकि वो ऑर्डिनेंस जो है कब ख़त्म हो जाएगा, तो मान लीजिए जब नई असेंबली बनती है तो उसकी जो री असेंबली की जो मतलब नई असेंबली जब बनती है, सेशन मान लीजिए नहीं था और जब वो सेशन में आ जाती है, वो सेशन में आने के 6 वीक के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाता है। हालांकि उसके पहले अगर एलजी चाहेगा तो वो पहले भी इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसके बाद 6 ही हफ्ते तक वो रहेगा। अब कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी के जो मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने रहेंगे, तो वो रहेंगे 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। 10% यानी कितना, मान लीजिए 90 अगर सीट्स रहेंगी तो 10 ही हमारे मेंबर बन सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते, ठीक है, जो मिनिस्टर रहेंगे हमारे भाई साहब। अब कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसकी डिस्क्रिशन जो है उसको दी गई है कि अगर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रीव्यू में कोई भी अगर मान लीजिए कि उसको पावर नहीं दी गई है, उस पर कोई कानून बनाना है या उस पर कोई फैसला लेना है, तो वो एलजी की डिस्क्रिशन दी गई है। और साथ ही साथ एलजी को आईएएस की सर्विसेज जो रहेंगी उसकी भी डिस्क्रिशन एलजी को दी गई है, और एंटी करप्शन ब्यूरो की डिस्क्रिशन जो है वो भी एलजी को दी गई है। ये असेंबली के हाथ में नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं कि कोई भी मैटर अगर ये आता है कि क्या ये मैटर एलजी की डिस्क्रिशन के अंदर आता है या नहीं आता है, तो इस पर फैसला लेने का हक जो है वो भी एलजी को ही दिया गया है। तो काफ़ी सारी पावर्स जो है हमारी असेंबली में अब एलजी को दे दी गई हैं, ठीक है। अब दूसरे प्रोविज़न क्या है कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, तो एलजी अपॉइंट करेगा, और बाकी मिनिस्टर को भी एलजी अपॉइंट करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स को कितना देर टेन्योर रहेगा, तो ही शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चाहता है तभी तक वो मिनिस्टर रह सकता है, ठीक है। एमएलए तो वो 5 साल तक रहेगा, लेकिन मिनिस्टर वो कब तक रहेगा, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक रहेगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर किसकी चलती है, मिनिस्टर के खाते में अगर आप देखो तो वो चीफ मिनिस्टर की चलेगी रियलिटी में अगर आप देखो, ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली ही चाहेगी तो उनको निकाल सकती है और वही इनको एंटर करेगी, ठीक है। अब कहते हैं कि मिनिस्टर जो है उसको ओथ कौन दिलाएगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही मिनिस्टर को भी ओथ दिलाएगा। अब कहता है कि मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है और वो 6 महीने तक कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर नहीं आ रहा है तो 6 महीने के बाद फिर उसको मिनिस्टर की पदवी से भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, ये आपको पता ही है। और हर एक मेंबर जो कि पहले एमएलसी होता था वो अब ख़त्म, वो अब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब ऑल द बिल पेंडिंग इन लेजिस्लेटिव असेंबली शेल लैप्स ऑन द अबॉलिशन ऑफ काउंसिल, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी बिल पेंडिंग पड़े हुए थे इस कानून के आने से पहले, वो सारे बिल जो हैं वो अब लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो पार्ट 4 जो आता है वो है लद्दाख की यूटी। लद्दाख की यूटी को भी आर्टिकल 239A के अंदर ही इसके जो प्रोविज़न है उसी में डाला गया है, हालांकि इसकी असेंबली जो है वो नहीं है।
अब डिलिमिटेशन की बात करें तो पार्ट फिफ्थ जो है वो डिलिमिटेशन के साथ डील करता है, और कितनी डिलिमिटेशन की सीटें होंगी तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर भी बता दिया गया था कि डिलिमिटेशन की सीटें जो है वो 7 और बढ़ाई जाएंगी। टोटल जो 107 मेंशन था पीछे वो अब 114 हो गया, और जो 83 इलेक्टेड होने थे वो अब 90 इलेक्टेड होंगे। ठीक है, और इसमें भी ये कहा गया कि सीट्स जो एस टी के लिए रिजर्व होंगी, कितनी रिजर्व होंगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, जल्दी जल्दी हम इसको डिस्कस करेंगे ख़त्म करके। पार्ट 6 जो है वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए आता है, और इसमें ये कहा गया कि जो SC ST ऑर्डर है जिसमें ये सीट्स की रिजर्वेशन की बात होती है हर एक पॉलिटिकल टीयर में, वो अब जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल है वो ऑर्डर, उनको अब रिजर्वेशन भी जो है बराबर से जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में वो मिलती रहेगी। अब पार्ट 7 जो है वो मिसलेनियस और ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, जिसमें ये कहा गया कि कंसोलिडेट फंड जो है अपना जम्मू कश्मीर का होगा, उसके बाद इनका पब्लिक अकाउंट फंड होगा। ठीक है, अपना पहले भी था ऑल दो। ठीक है, उसके बाद कंटीजेंसी फंड होगा जो LG जिसको डिस्पोज करेगा। ठीक है, इसको पावर जो है निकालने की वो LG के पास रहती है। ठीक, देखिए जो कंसोलिडेटेड फंड है उसको, उसमें से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। जो पब्लिक अकाउंट फंड है उसमें से पैसा निकालना है तो एग्जीक्यूटिव की जो है परमिशन चाहिए होती है। और कंटीजेंसी फंड में से पैसा निकालना है तो या तो सेंटर में प्रेसिडेंट की जो है वो चाहिए होती है परमिशन, और स्टेट या UT के अंदर LG की जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, और कंटीजेंसी फंड में से आप ऐसे ही पैसा निकाल नहीं सकते। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया है जो कि आपको पहले पता नहीं था कि ऐसा एक्सपेंडिचर भी आने वाले टाइम में आ सकता है, कोई विपदा आ गई है, कोई आपदा आ गई है, तो उसी केस में आप वहाँ से फंड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 8 जो है वो हाई कोर्ट से डील करता है, और ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट था पहले वाला, वो अब जम्मू कश्मीर UT और लद्दाख UT का कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ठीक है, तो लद्दाख के लिए कोई नया कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, वही पुराना कोर्ट जो है वही दोनों का कॉमन कोर्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 9 जो है वो है एडवोकेट जनरल। जम्मू कश्मीर UT के लिए अब एडवोकेट जनरल रहेगा, तो एडवोकेट जनरल जो है वो बनाया जाएगा। इसको कौन अपॉइंट करेगा? LG अपॉइंट करेगा, और इसका टेन्योर जो है वो उतना रहेगा जितना कि अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्लेजर होगा। तो जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेगा तब तक ये रहेगा। और इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? तो जज ऑफ हाई कोर्ट या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और ये कहता है कि जितने भी केसेस रहेंगे जम्मू कश्मीर के किसी भी लीगल मैटर में, हाई कोर्ट में केस रहेगा या सुप्रीम कोर्ट में रहेगा जम्मू कश्मीर UT गवर्नमेंट का, तो उस केस को डील करने का काम जो है वो इसी का रहेगा। और इसके अलावा कहता है कि एडवोकेट जनरल जो है वो पार्लियामेंट की सॉरी जो असेंबली की प्रोसीडिंग है या दूसरी तीसरी प्रोसीडिंग है वहाँ पर जाकर जो है वो बैठ सकता है, या कोर्ट्स में भी जाकर किसी की भी प्रोसीडिंग के अंदर जाकर बैठकर उसको सुन सकता है। ये पावर उसको दी गई है। उसके बाद पार्ट 10 जो है उसमें है कि रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैसी होगी। तो ये फाइनेंस कमीशन जो है स्टेट का बनेगा, वही जो है रिकमेंडेशन देगा कि कितने रेवेन्यू जो है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद पार्ट 11 की बात करें तो एसेट और लाइबिलिटी जो है, यानी मान लीजिए पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थी, दोनों की शेयर्ड प्रॉपर्टी थी, और जो नई UT बनी है उसमें लद्दाख को कितनी प्रॉपर्टी जाएगी या जम्मू कश्मीर के लिए कितनी जाएगी, तो ये जो है इसकी जिक्र किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि एसेट और लाइबिलिटी को जो है अप्रोप्रिएट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो कमेटी फिर बताएगी कि कितना लद्दाख को देना है, कितना उसको देना है। और ये कहा गया है कि ये कमेटी जो है जब भी बनेगी उसको बनने के 12 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है कि लद्दाख को कितना हिस्सा जाएगा और जम्मू को कितना हिस्सा जाएगा। ठीक है, अब पार्ट 11 जो है वो है कुछ कॉरपोरेशंस को लेकर है। इसमें कुछ एडवाइजरी कमेटीज़ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने का हक दिया गया है। यानी मान लीजिए कोई एसेट और लाइबिलिटी के अप्रोप्रिएशन को एडवाइजरी कमेटी बनानी है तो वो इस प्रोविज़न के अंदर बना सकती है। या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन जो है जो पहले चल रही थी उसको अगर कोई बदलाव लाना है उसमें, या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कोई दूसरे तीसरे इशूज़ जो यहाँ पर मेंशन है, इसके अंदर कोई भी एडवाइस अगर चाहिए तो वो पार्ट 12 के अंदर जो है कमेटी बना सकती है। अब कहता है कि जो कमेटी इसके अंदर बनाई जाएगी वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी LG को उसके बनने के 6 महीने के अंदर अंदर। तो जब भी कमेटी किसी भी इशू को लेकर बनाएगी तो वो 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है LG को देगी, और फिर LG को उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद अगले 30 दिनों के अंदर अंदर जो है अपना जो है एक्ट, जो भी उसको अपना एक्ट करना है, ठीक है, काम करना है या नहीं करना है, वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद पार्ट 13 की बात करें तो पार्ट 13 में है सर्विसेज जो हैं। अब कहता है कि आईएएस आईपीएस और आईएएफ सर्विसेज जो हैं ये जो हैं जम्मू कश्मीर में अब वो लागू हो जाएंगी। और कहता है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर जो थे आईएएस एपीएस आईएएस आईपीएस के जो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। उनकी जो सर्विसेज जो हैं और उनके जो कैडर जो हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऑल्दो ये कहा गया है कि फ्यूचर में अब जो जम्मू कश्मीर का कैडर अलग से होता था अब वो एगमुट कैडर बन जाएगा। एगमुट कैडर में आपको अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम या जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें कहीं भी अब इनको पोस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, इसको एगमुट कैडर कहते हैं। उसके बाद आखिरी पार्ट अगर बात करें, पार्ट 14 जो है वो है लीगल प्रोविज़न और मिसलेनियस प्रोविज़न। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें है कि जो 37 एक्ट जो है कौन सा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 का, उसकी सेक्शन 15 जो है उसमें बदलाव किया गया और इसमें जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट होती थी अब उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो है उसको बदला गया है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पर कोई नहीं है। ये आपके यहाँ पर पार्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये आपका फाइनल पार्ट था 103। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है इतना। उसके बाद फर्स्ट शेड्यूल की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में जैसा मैंने आपको बताया कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आते हैं कि कौन कौन से मेंबर हमारे राज्यसभा में जाएंगे। तो ये पुराने 4 मेंबर जो राज्यसभा में थे जम्मू कश्मीर से वही वहाँ पर रहेंगे। सेकंड शेड्यूल की बात करोगे तो बेटा उसमें आपकी कौन कौन से लोकसभा में, तो जेके यूटी से कौन कौन से लोकसभा में थे और लद्दाख से कौन कौन से लोकसभा में थे ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड शेड्यूल में बात करोगे तो असेंबली सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी असेंबली सीट्स हैं ये उनका जिक्र है और यहाँ पर पूरी 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर जो असेंबली सीट्स हैं उसका जिक्र जो है वो किया गया है। उसके बाद चौथा शेड्यूल जो है उसमें फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन की कौन कौन सी ओथ जो है वो कौन कौन मेंबर रहेगा या कौन सा मिनिस्टर रहेगा या कौन सा एमएलए रहेगा या चीफ मिनिस्टर रहेगा, तो अलग अलग ओथ जो है उनका जिक्र है। फिफ्थ शेड्यूल जो है उसमें है कि सेंट्रल लॉज कौन कौन से एप्लीकेबल रहेंगे जम्मू कश्मीर में और यूटी में, लद्दाख की यूटी में, ये सब कुछ जो है आपको फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये लॉज जो है इनकी लिस्ट है, इसके पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इन लॉज को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑल्दो इन लॉज को याद रखना जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप इसको पीडीएफ में पढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई भी कंसेप्ट आपका यहाँ पर अगर क्लियर नहीं हो पाया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस